बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, बिलाखिर गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम हुआ। अब तक के जो नताइज सामने आए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम हरीफों बरतरी हासिल है और 23 में से 23 जो नतीजे सामने आए उसमें 9 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की हैं। 4 पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 पे मुस्लिम लीग नून और 1 पे JUI जो क्या उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुआ है। और ये वो नताइज हैं जो इससे पहले भी जो सर्वे सामने आए उसने भी यही नताइज सामने लेके आए। पल्स और जो गैलप के हवाले से जो सर्वे सामने है उसमें बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो खुलकर सामने आ गई और बिल आखिर हुक्मरान जमात जो है वो कामयाब ठहरी है। इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। साथ ही प्रोग्राम के अंदर सबसे इंतहाई जो वाक़या हुआ है वो है पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और पाकिस्तान के अंदर भारत के जो डिज़ाइन है उस पर मबनी सबूतों पर मबनी डोजियर जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा है। और अब ये दुनिया का फ़र्ज़ है कि वो क्या इसके ऊपर कार्रवाई करती है। पाकिस्तान ने इस हवाले से अपनी तमाम तर सिफारती कोशिशें भी जो है तेज़ करने का ऐलान किया है। साथ ही प्रोग्राम के आखिर में जिक्र करेंगे कि एक बार फिर जो है इस्लामाबाद जो है वो घेरे में है और फैज़ाबाद में एक धरना जारी है और वो कितना अरसा जारी रहता है इस हवाले से भी बात करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब, लेकिन उससे बढ़ने से पहले आज गिलगित के अंदर बहुत बड़ा एक एहतजाज हुआ और एहतजाज को लीड किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने। उनका ये दावा है कि उनसे इलेक्शन छीनने की कोशिश की गई है और धांधली के जरिए उनको हराने की कोशिश की गई है। क्या कहा उन्होंने गिलगित के अंदर, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ा सुनाएं जी। साथियों, आप तो 12 सीटें जीत रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में 12 सीटें थे। तब से ये साजिश शुरू हुआ कि किसी न किसी तरीके से आपका वोट में कमी की जाए, आपके कैंडिडेट्स पे दबाव डाला गया, बड़े बड़े लोगों ने उनको पैगामात भेजे। ये इलेक्शन कमीशन जिसका हम इज्जत करते थे, इन लोगों को जिनका हम इज्जत करते थे, जिनका काम था धांधली को रोकना, जिनका काम था आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना, जिनका काम था गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट पे डाके डालने को इजाजत नहीं देना, हुकूमत को रोकने के बजाय, वुज़रा के रोकने के बजाय वो हुकूमत के साथ खड़े रहे और अपोजिशन को निशाना बनाए थे। क्या आप इसको इजाजत देंगे? क्या मुतालबा करेंगे कि हर वोट की गिनती हो? आप आपके वोट पे डाके डालने की कोशिश करेंगे? एहतजाज तेज करें, आप अपना तहरीक तेज करें। इंशाअल्लाह ताला यहां से हम आपकी चोरी हुई सीट वापस लेंगे, ना ले सके तो आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा, आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। हम साथ निकलेंगे, हम साथ एहतजाज करेंगे। यहाँ के पहाड़ों की आवाज नहीं सुनेंगे तो हम पहाड़ों को उन तक पहुंचाएंगे, उनको हिला के रहेंगे। इसी किस्म के कुछ ख्यालात जो है मुस्लिम लीग नून के भी थे और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि साइंटिफिक तरीके से जो है वो धांधली की गई है। बहरहाल अपोजिशन ने तो नताइज तस्लीम नहीं किए, लेकिन बिलावल अभी तक वहाँ डटे हुए हैं और बाकी तो सारी अपोजिशन वापस आ गई, वहाँ वो ठहरे हुए हैं और अपने कारकुनों के दरमियान है। बहरहाल नताइज के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन जो हैरान कुन बात है, मैं जो दादे-शुमार देख रहा था और ये सब मुस्लिम लीग नून बड़े बड़े जलसे भी हुए, लेकिन उनके जो कैंडिडेट्स हैं 2 सीटें उन्होंने जीती हैं, बाकी वो रेस के अंदर चौथे नंबर पे हैं या 5वें नंबर पे। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि जलसे डिटरमिन करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इलेक्शंस के अंदर सबसे बड़े जलसे जो थे वो तहरीक लब्बैक के थे। अच्छा, और इतने बड़े जलसे होते थे जिसके हिसाब नहीं। आप कभी जमात इस्लामी के जलसे को देखें, इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ। 70 के इलेक्शन में यौम शौकत इस्लाम से बड़ा जुलूस पाकिस्तान की तारीख में नहीं निकला, जिसे मौलाना मदूदी लीड कर रहे थे। और मौलाना मदूदी हैरान थे कि हमारे साथ क्या हो गया। उन्हें हालांकि 1970 के इलेक्शन वो हैं, इसलिए ये कहना देखिए हमारे मुल्क में एक आदत बन गई हुई कि हम बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी गुफ्तगू के, बगैर फोरम पे जाए हम कहते हैं हम इलेक्शन से मानते हैं, हम उसको हड़ताल करना शुरू करेंगे। पहली दफ़ा इतने अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि एक कैंपेन, इतने छोटे से इलाके की कैंपेन 22 करोड़ लोगों ने टीवी पे देखी। मरियम का जलसा भी देखा, बिलावल का जलसा भी देखा, और वो जो 22 करोड़ के लोग जो देख रहे थे वो इन दोनों की तकरीरों में एक आने का भी गिलगित बल्तिस्तान नहीं था।
इमरान नियाजी की हुकूमत को गिरा देंगे, ये कहता था उसकी हुकूमत को गिरा देंगे, वो कहते कि ये जो कर देते, कोई ऐसी चीज तो खान साहब के जलसों वो भी चोर PTI के जलसों में तीनों एक दूसरे पे उसका तो मैं लीवरेज ये देता हूँ ना, उसका तो मैं लीवरेज ये देता हूँ ना कि गवर्नमेंट थी उसको हो सकता है, वो तो चलो उसको तो टोटल दोनों अपोजिशन पार्टी किसी जगह, लेकिन वो जलसे बुनियादी तौर पर अपोजिशन की एक फिजा बनाने के लिए किए गए थे, उसका गिलगित बल्तिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। सही है। दूसरी बात यह है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए आपने किसी ने गिलगित बल्तिस्तान में जाके काम किया हो, वहां रहे हो, तो आपको अंदाजा होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग एक तस्वर रखते हैं कि हम पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारा उसके साथ एक ताल्लुक है और वो रहेगा, इसलिए कि जब हमारा मफाद उसके साथ वाबस्ता है। यही फैसला उन्होंने किया था 1947 में, किसी और ने नहीं किया। उनका था चूंकि इस्लामाबाद से हमारा मफाद वाबस्ता है, तो उस कर्नल ने जब फैसला किया कि हम कश्मीर के साथ हमें कुछ नहीं मिलना, हमें यहां मिलेगा, तो उन्होंने इसके साथ मिलने का फैसला कर लिया। यानी आजाद कश्मीर आपने लड़के लिया, गिलगित बल्तिस्तान आपने लड़के नहीं दिया, एक जमहूरी फैसला किया लोगों ने कि नहीं हमारा। इसलिए जब से भी अब तक छोटे से छोटा इलेक्शन भी हुआ है उसके अंदर नून लीग की थी वफाक, किसी ने नहीं कहा हम हार गए। पीपल पार्टी की थी, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट, किसी ने नहीं कहा हम हार गए, हमें मारा गया, हमें ये हो गया। चूंकि इमरान खान है तो इमरान खान के साथ वो सारा कुछ किया जाएगा जो कि कहा जाता रहे। सारे सिलेक्टेड थे लेकिन सिलेक्टेड इमरान खान को कहना है, सबके पीछे फौज थी लेकिन इसके पीछे को फौज को कहना है, सबके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी इसको एस्टेब्लिशमेंट कहना है। मतलब सोच नहीं सकते। मुझे कभी कभी बड़ी हैरत होती है इस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर कि जिस फातिमा जिन्ना के बारे में नारा लगाया जाता है, उस फातिमा जिन्ना के मुखालिफ इलेक्शन का इंचार्ज था जुल्फकार अली भुट्टो, सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नहीं, कन्वेंशन मुस्लिम लीग, कन्वेंशन लीग। उस फातिमा जिन्ना को गाली देने का इंचार्ज कौन था? उस फातिमा जिन्ना की तस्वीर एक कुतिया के गले में डाल के गुजरांवाला शहर में फैलाई गई थी। किसने फैलाई थी? सबको पता है। उस वो बांधा मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा आदमी है आजकल। हम तो गुजरात के रहने वाले हैं। मसला सर ये है कि हम माजी के तस्वर को भूल के हम समझते हैं ये बड़ी गंदगी है पाकिस्तान की सियासत की। ये गंदगी अब अमेरिका में शुरू हो गई है, अब अभी उस पर हम डिस्कस करेंगे वो होगा क्या वहां पर, लेकिन वो उसको उस गंदगी को बर्दाश्त करके आगे चल पड़ना चाहिए। आपको भी पता है, बिलावल को भी पता है कि जब हमारी हुकूमत थी तो हमने हुकूमत बना ली, उन्होंने वॉलंटियरली बना। लेकिन एक तो बात है ना, और यह साहब खा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हो, खा आज़ाद कश्मीर जहाँ इलेक्शन होना है, तब्दीली के समरात तो हर किसी को हासिल करने हैं ना, नहीं तो लेने चाहिए ना। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल तो हक है, अगर जमहूरी तरीके से वो जमहूरी हक है, जब तब्दीली के सिंध को भी लेने चाहिए, फिर सिंध को भी लेना चाहिए। अगर पीटीआई की हुकूमत बनाते हैं, आप कहते हैं तो बनवाते हैं, बिलावल को कहते हैं पीछे हटो उसको तब्दीली के समरा। ऐसा नहीं है। मसला सारा ये है कि पाकिस्तान की, मैं आपको बताऊं, 2 सालों के अंदर, 2.5 सालों के अंदर जितनी पाकिस्तान की सियासत पोलराइज हुई है उसमें तहरीक इंसाफ का भी हाथ होगा और है भी, उनकी बदजुबानी उनकी, लेकिन उसके साथ बाकी लोगों का भी बहुत हाथ है। क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, मैं फजल रहमान साहब से भी यही कहता हूँ, अर्ज करता हूँ, बहुत दफ़ा क्या मेरे सामने बैठ के उन्होंने वो लतीफ़ा सुनाया था कि वो एक औरत को मौलवी साहब ने कह दिया, अच्छा निक्के दे अब्बा। हाँ, मसला यह है कि निक्के दे अब्बे पे किसी को कोई इतराज नहीं, निक्के पे इतराज है कि अब्बा इनके पास, इसके पास क्यों चला गया, ये और कोई इतराज नहीं है, और कत्तन कोई इतराज नहीं। आज ये एस्टेब्लिशमेंट जो है, जिस तरह बेनज़ीर को उन्होंने हुकूमत दी थी, मेजॉरिटी नहीं थी, 88 में दी थी, तो आप सोच सकते हैं कि यकूब अली खान कौन था, वजीर खारजा लगा था, वी.ए. जाफरी कौन था, फाइनेंस का सेक्रेटरी लगा था। ये लोग कौन थे, ये कहां से आए थे? 4 वज़ारतें किसने कबूल की थी? फिर दूसरी दफा जब काकड़ फार्मूला आया है तो वहीद काकड़ जो थे वो तो गुफ्तगू करते फिरते थे कि अगली हुकूमत जो है उसकी है, पीपल पार्टी की। उस वक्त किसी को एस्टेब्लिशमेंट याद नहीं आई, और जब पीपल पार्टी दोबारा नहीं हुई तो उसके बाद जब सूरत हाल आई तो नवाज शरीफ को जिस तरह 2/3 मेजॉरिटी दे के लाया गया कि ये कुछ डिलीवर करेगा, तो उसको कहते हैं रोशनी तबाह तो बरबर मलाशुदी, वो अपने ही घर पर लूटने पे चल पड़े। उन्होंने अपने ही, जब 2/3 मेजॉरिटी मिली है तो उन्होंने पहले एक सदर को खाया, फिर उसके बाद एक चीफ जस्टिस को खाया, फिर उसके बाद एक आर्मी चीफ को खाया, फिर वो समझ लगे कि हम बहुत चीज है। तो मसला सारा यह है कि इस्टेब्लिशमेंट दुनिया में हर जगह मौजूद है,
खुदा के लिए पाकिस्तान में सुकून लाओ को थोड़ी देर के लिए। और ये इस्लामाबाद में मार्च गिलगित में किसी ने नहीं करना। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ गिलगितियों को। चलें जी, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR की और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। अमेरिका में इंतखाबात हुए जो है वक्त गुजर चुका, लेकिन जो मौजूदा सदर ट्रंप हैं वो अभी तक अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ख़ुद अमेरिका के अंदर जो है वो बहस जारी है कि शायद ट्रंप ओहदा ना छोड़ें। जो बाइडन जीत चुके हैं और उनके हामी भी पुरजोश हैं, लेकिन ट्रंप अभी तक चंद रियासतों में वो जो नताइज हैं उससे मुतमईन नहीं है। और ये सब ऐसी शक्ल क्या निकल सकती है कि ट्रंप जो है किस तरीके से ओहदा सदारत पर बरजमान रहें और ओहदा ना छोड़ें, ऐसा कोई इम्कान है? अगर हारने के बाद ट्रंप व्हाइट हाउस में रहता है तो ये चौथी दफा होगा, पहली दफा नहीं होगा। 3 बार ऐसा हो चुका है। 3 बार ऐसा हो चुका है। एक दफा होता है 1800 में, एक दफा हुआ है 1824 में और आखिरी दफा हुआ है 1876 में। ठीक है। 1800 में जो था वो हुआ था, वो जीता था थॉमस जेफरसन। ठीक है। और 1824 में जीता था जॉन एडम्स। और तीसरा जो है बहुत रेलेवेंट, अब अमेरिका का जो आइन है ये बेसिकली पॉपुलर वोट के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करता। पॉपुलर वोट के बारे में उसका कोई तस्वर ही नहीं। ये रियासतों को अहमियत देता है, इलेक्टोरल्स में नहीं इलेक्टोरल बाद आ जाता है। सबसे अहम तरीन जो यूनिट है अमेरिका की सियासत का वो रियासत है। रियासत जो कहेगी वो इंपॉर्टेंट है, वो जिस तरह भी कहे। उसमें अमेरिका का जो एक आर्टिकल 2 सेक्शन 1 क्लॉज 2 and 3, ये मैं पढ़ देता हूं। ईच स्टेट शैल अपॉइंट, ठीक है, हर रियासत नामजद करेगी इन सच अ मैनर एज द लेजिस्लेचर देयर ऑफ मे डायरेक्ट ए नंबर ऑफ इलेक्टर्स इक्वल। हर रियासत नामजद करेगी जिस तरह असेंबली कोई प्रोसेस बना दे। अगर असेंबली ये कहे कि हम चुन के भेजेंगे तब भी ठीक है, असेंबली कहे कि लोगों से पूछ लें तब भी ठीक है, रियासत ये नामजद करेगी। उसके बाद होगा ये कि वो बंदे जो है वो इलेक्टर। अब ये जो इलेक्शन है ये आइन के अंदर नहीं दिया हुआ, ये रियासतों ने दिया हुआ है। सही। अब रियासत अगर किसी वक्त कन्फ्यूजन हो जाए तो वो इलेक्शन खत्म करके कहे कि हम अपनी असेंबली में से 10 बंदों को चुन के भेज देते हैं, क्योंकि हम भी तो मुंतखब लोग हैं, तो हम भेज दें तो नॉमिनेट हो जाते हैं। तो इस वक्त 9 स्विंग स्टेट्स हैं इस वक्त जो जिनके वोट, इनका तो मुअल्लक रियासतें, इधर से उधर इधर से उधर, जिनमें सिर्फ एक रियासत जो है मिशिगन, उसमें डेमोक्रेट्स हैं बाइडेन के, बाकी 8 में ट्रंप हैं। अब कानून आइन ये कहता है कि जिस वक्त इस तरह की सूरत हाल होगी तो होगा क्या, ट्रंप पर सिर्फ एक काम करना छोटा सा कि इनको चैलेंज करना है। पहले वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करेगा, और ट्रंप के खिलाफ फैसला आता है तो ट्रंप हायर अदालत में चले जाएगा, ट्रंप के हक में फैसला आता है तो डेमोक्रेट्स जो हैं वहां चले जाएंगे। इस दौरान ट्रंप जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल गेम शुरू करता है और वो अपनी रियासतों को कहता है कि भाई हम इलेक्शंस कदम करा देते हैं, हम अपने बंदे नॉमिनेट करके वहां भेज देंगे। ठीक है। जब वो भेजेंगे तो फिर डेमोक्रेट्स जो है वो अदालत में जाएंगे। ये गलत हो गया, क्योंकि जब इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन को कोई कलम नहीं करार दे सकता, आईनी जंग शुरू हो जाएगी। इस आईनी जंग के चलते चलते 6 जनवरी आ जाएगी। ठीक है। उस 6 जनवरी में वो चीज होगी जो जब इजलास बुलाया जाएगा इलेक्टोरल कॉलेज का। अब मैं जरा पढ़ देता हूं क्या हुआ था 1876 में। इलेक्शंस बिटवीन डेमोक्रेट सैमुअल टिल्डन एंड रिपब्लिकन रदरफोर्ड हेज, द इलेक्शन सॉ डिस्प्यूटेड रिटर्न्स इन 4 स्टेट्स, फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना, लुजियाना एंड ओरेगन। उन्होंने कहा जी इसके 20 इलेक्टोरल वोट है, दफा मारो पीछे करो और हम इलेक्शन करा देते हैं बाकियों का। अब ये अगर वो करता है तो उसके अंदर जो अब होगा कि अब अगर ट्रंप को 2-1 रियासतों को कहता है कि अपने वोट तुम ना भेजो, ये वो नॉमिनेशन ही नहीं करते अभी तक जो सूरत हाल। एक्सक्लूडिंग दोज 20 डिस्प्यूटेड इलेक्टर्स, टिल्टन हैड 184 प्लेज्ड इलेक्टर्स एंड ऑफ द 185 उसने 184 लिए, और मुकाबले में जो दूसरा था हेज उसने लिए थे 165। अब ये जब हो जाएगा तो यहां 270 कोई नहीं ले सकेगा। फिर आइन ये कहता है कि क्या होगा, रियासतों को कहा जाएगा कि अब इन दोनों में से सदर चुन लो। अब अमेरिका में इस वक्त
26 रियासतें ट्रंप की हैं और 23 रियासतें बाइडन की हैं, और हर रियासत को एक वोट दिया जाएगा। अगर ज्यादा भी कर लिया जाए तो वाशिंगटन डीसी का एक मेयर भी शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर ट्रंप नहीं उतरता, ऐसे हो जाता है, तो जो बाइडन को जो इतना वोट मिला है, हाँ मैम, वो कहाँ जाएंगे? तो कहीं भी नहीं। जैसे टिल्डन अमेरिका तो फिर तबाही की तरफ नहीं, बढ़ेगा। अब बता, अब क्यों नहीं एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं जा रहे ट्रंप के खिलाफ? ना उस वक्त गई थी, ना 1800 में गई थी, ना 1824 में गई थी, ना वो अपने सिस्टम को खराब नहीं करना चाहते। ये इतना बड़ा वोट मिला था उसको, हेज को, उसको, टिल्डन को, खत्म, गॉन। क्यों? उसकी वजह ये थी, समझते कि अब इस वक्त और मसला है। ट्रंप ने 4 काम किए हैं। ट्रंप ने 4 ब्रीफिंग्स जो थी वो उसको नहीं लेने दी, बाइडन को नहीं देने दी, उन्होंने कहा जाओ, मना कर दिया। ऐश कर। जिस बंदे ने, पेंटागन के चीफ ने, आप सोच सकते हैं कि इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास इख्तियार ही नहीं होता, उसको ब्रीफिंग नहीं दी जाती। उस बंदे ने पेंटागन का चीफ चेंज किया, वो चुप करके क्यों चला गया? अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस बात से खौफ सता है कि ट्रंप ने पहली दफा अमेरिका के 74% गोरों को आर्म्ड कर दिया हुआ है। और वो कहते ये हैं कि ये वो लोग हैं कि जिनको ट्रंप ने ये सिखा दिया है कि यार तुमसे इख्तियार छीन रहे हैं 4 लोग मिलके, ये तो तबाह हो गया। जैसे हमारे यहाँ नारे चलते हैं, भाई ट्रंप वही कर रहा है। अब उसमें एक तो ये चीज है, दूसरा वो ये करेगा, और जिसके आगाज हो चुका है जरा पाकिस्तान के हवाले से, कि वो कोई ना कोई आलमी जंग जो है वो छेड़ेगा। उसके ऊपर बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है उसको स्टे करने। आलमी जंग कहाँ छिड़ सकती? आलमी जंग सिर्फ चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में छिड़ सकती, जो उसका अगला महाज है। अब क्यों इंडिया में तेज हुई है? उस्मान साहब 10 दफा कहा है कि इंडिया अगर चाइना से लड़ने जाएगा तो उसके अवाम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया अगर पाकिस्तान से लड़ेगा और फिर चाइना इन्वॉल्व होगा तो इंडिया को सपोर्ट मिलेगी। अब जरा सा वो चलवा दें। चले जी, चलवाएं जी DGISPR और शाहमूद कुरैशी साहब का बयान के जो कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सबूत पेश किए हैं भारतीय दहशतगर्दी के, वो जो सुनाए जरा जी। और यस देखिए, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्टअप हो रहा है। या तो वो छेड़ेंगे, एस्टैब्लिशमेंट छेड़ेगी कि ट्रंप जो है वो उसी से हमसे इसलिए चूंकि कर रहा है। और ट्रंप के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये किया जाता है कि ट्रंप ने अमेरिका को पूरी दुनिया से बाहर निकाल दिया था। ये आखिरी 4 साल थे जिसमें अफगानिस्तान से ट्रंप ने इंडिया को भी निकाल दिया, सबको निकाल दिया था। लेकिन जब ये जंग छिड़ गई तो ट्रंप फंस जाएगा। वो तो उसको सारी की सारी फौजें वहां पर भेजनी पड़ेगी। वो कहता था कि नहीं अपने मुल्क से। तो ये बुनियादी तौर पर जो तेज़ी आई है, ये तेज़ी बुनियादी तौर पर इसलिए आई है, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान अब एक अपना उसको अंदाज़ा हो गया है कि आइंदा जंग हुई तो जैसे 65 में अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया था और 71 में साथ नहीं दिया था, अब भी अमेरिका हमारा साथ देने वाला नहीं है। अमेरिका ने इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बना लिए हैं, उस जंग में अमेरिका के साथ है। वो जो पेंटागन की नवंबर 2019 में स्ट्रेटजी आई थी इंडो पैसिफिक, उसमें पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। श्रीलंका करता है, बांग्लादेश करता है, फिलीपीन करता है, बैंकॉक, 14-15 मुल्क करते हैं, पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ तक कि उन्होंने अफगानिस्तान को भी शामिल किया था। अब वो अफगानिस्तान को शामिल करते हैं लेकिन उस तरह नहीं करते हालात में। अच्छा। तो ये जो अभी एस्केलेशन हुई है ये किसी बिग वॉर की तरह, और मैं आज समझता हूँ कि अगले 3-4 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी वॉर जो है वो छिड़ जाएगी। और ये वो वॉर होगी जिसको किसी ने रुकवाना नहीं है। इससे बिकॉज दे वांट टू एस्केलेट द वॉर, दे वांट कि इस पूरे रीजन को डिस्टर्ब रखा जाए। अगर डिस्टर्ब नहीं रखेंगे तो CPEC कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, और ये सब वो तो आप अपनी जगह बातें सही हैं, लेकिन जो डोजियर पेश किया गया सबूतों के साथ, RDO सबूत हैं और तमाम जहाँ से रकम ट्रांसफ़र हुई है, अल्ताफ़ हुसैन का भी जिक्र है, कितने पैसे दिए गए, बलोचों का भी जिक्र है, कितने पैसे वहाँ दिए गए, तरीके तालिबान का जिक्र है, तो दुनिया इन सबूतों को सीरियस नहीं लेती। कैसे वो हम उसको समझाएं दुनिया को कि यार हमारे साथ ये हो रहा है? ये बहुत अच्छे सबूत है लेकिन बहुत लेट है। ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हम क्यों चुप रहे पहले? मुझे ये समझ नहीं आती। ये पहले मैंने पूछा था, कहते हैं जी हम कंफर्म करते हैं, कंफर्म थे लोगों को, ये बताया जाते थे जब साफी जाते नेटवर्क कब से एक्सपोज हुआ? नहीं, जब बताया जाते, जब साफी जाते थे उनको दिखाया भी जाते थे। मैं तो ज़माने गवर्नमेंट में था, ब्रीफिंग में हमें बताया जाते थे ये सारी चीज़ें। ये चीज़ें पहले आ जानी चाहिए थी। हमारी असल मसला यह है कि यह है कि हमारे यहाँ एक अरसे से 10-15 साल से हमारे यहाँ अपीजिंग इंडिया पॉलिसी रही है। वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की बड़ी अजीबोगरीब खराबी थी। ठीक, क्योंकि ज़ाहिर बात है फौज की लीडरशिप कितनी भी हो, उसने बोलना पॉलिटिकल माउथ से है। ये बहुत बड़ी मजबूरी है। और पॉलिटिकल माउथ अगर ना बोलना चाहे तो बाजवा साहब खड़े होकर अगर कह दें
कि इंडिया ये करता है तो वो पता क्या कहेंगे कि बाजवा जो है लड़ाना चाहता है इंडिया के साथ। नवाज शरीफ तो नहीं लड़ना चाहता था, जरदारी तो नहीं लड़ना चाहता था, ये इमरान खान तो नहीं लड़ना चाहता, ये तो फौज लड़ना चाहती है जी। ये फौजों का अपना मसला है, लेकिन उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है जब तक आप वॉर के टाइम में आपकी कोइंसिडेंस ना साथ हो। अब ये अब आ गए हैं, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी हो चुकी है उस्मान साहब कि अब आपको क्या करेंगे आप इंटरनेशनल। अब जो इस वक्त अगर चाइना एंड कंटेनर चाइना की जंग छिड़ी तो क्या अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा से पूछेगा कभी? चाइना वहां वीटो कर देगा जंग बंद करो तो क्या होगा? अमेरिका रोक लेगा, अमेरिका खुद उसको वीटो कर देगा। रशिया वीटो कर दे तो क्या अमेरिका रोक लेगा? हम बहुत बड़ी जंग के दहाने पे खड़े हैं, पाकिस्तान उसको रियलाइज नहीं कर रहा। हम वो लोग हैं, हमारे साथ होना वो है कि हमारे साथ हमें वो जिसे कहते हैं ना खरगोश बना के और शिकार किसी और का करना है। उन्होंने शिकार बेसिकली निशाना चाइना है, और वो ज़ाहिर बात है। उसके बाद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी कमाल हदीस में बार बार सुनाता हूं कि खराबल सिंध मिन हिंद व खराबल हिंद मिन सीन, कि सिंध में अगर जो लड़ाई होगी, और हमारे यहाँ तो हम तो सह चुके 15 साल से सह रहे हैं, तहरीक तालिबान की सूरत में हम सह रहे हैं, अल्ताफ हुसैन की सूरत में हम सह रहे हैं, बलोच नेशनलिस्ट की सूरत में हम हमारी तो खराब हदीस पूरी हो चुकी हुई है। अब किसके बारी है? खराबल हिंद मिन सीन। अब चीन ने तबाह बर्बाद करना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है जिनमें तमाम ममालिक के बारे में गया, और उन्होंने तमाशा दिखा भी दिया है। और अगर कोई शख्स ये समझता है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी और वो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका डिस्टर्ब होगा या सीपैक का एरिया डिस्टर्ब होगा तो चाइना नहीं कूदेगा, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। रशिया नहीं कूदेगा। रशिया तो उस वक्त कूद गया था अफगानिस्तान में कि जब उसका वार्म वाटर की तरफ पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं था, उसका अपने इंटरेस्ट को वॉच करने। इस वक्त चाइना से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में रूस की है। आपकी पूरी की पूरी सेलुलर जो कंपनी है रूस ले चुका हुआ है, उसकी कंपनीज खरीद चुकी है, और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है जो मेडिसिन के अंदर बहुत सारी हो चुकी हुई है। वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करने आएंगे। हमेशा होता ही क्या है, किसी मुल्क के अंदर जब कभी हमला करना होता है, इंटरफेरेंस करनी होती है, पहले वहां इन्वेस्टमेंट रखी जाती है। अमेरिका भी यही करता है, पहले वहां इन्वेस्टमेंट करता है, फिर कांग्रेस को कहता है कि ये हमारी पीपल्स मनी है, हम इनको जनाब प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, हमारी इंटरेस्ट है, हम उनको प्रोटेक्ट करें। तो ये मुझे लगता ये है कि दिसंबर के अंदर नवंबर के एंड, दिसंबर के एंड के अंदर पाकिस्तान जो है, अल्लाह ताला हमें हिफाजत दे, और यही वो आगे लीड करेगी। जो है नहीं, ये तो वो चीजें ना जो आप नक्शा खींच रहे हैं, लेकिन सिफारती महाज पे हमने करना क्या है? हमने देखो सिफारती महाज पे आप जाएं, देखा ना, आप जाएं, आप ये चीजें आपके एम्बेसी इस वक्त सिर्फ यही करना चाहिए, ये कर रही नहीं कर रही ना। मैं पूछा 8-10 मुल्कों से, नहीं कर रही ना। हम एट वार, हम मीडिया पे आके हम एक गुफ्तगू कर रहे हैं, मीडिया आप खुद देख लें, मीडिया पता नहीं किधर लगा हुआ है। Nobody is actually, मैं आज को बताऊं आपको, नसीम अनवर ब्रेक साहब के घर पे हम बैठे हुए थे, आज से 10 साल मैंने कॉलम लिखा था, तो एक ऐसे शख्स, मैं था, हमीद गुल साहब थे, वो ज़ैलम खान चेचनिया वाले सदर थे जो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए थे, जो उनको शहीद कर दिया गया था। 2 और लोग थे। एक शख्स आए बड़ी रूहानी कैफियत में, इस तरह के थे कि बेग साहब ऐसे खड़े हुए, बेग साहब का कुतुबुल्लाह शाह वाला का वो हरकत, देखो इंडिया दालपुर जट्टा के रास्ते इस तरफ से पहले हमलावर होगा और फिर वो सीधा गुजरात इस तरफ के आएगा, फिर नीचे वहां से होगा, लाहौर शायद छुड़ जाए, लेकिन उसके बाद बहुत बुरी मार खाएगा। ये उस जमाने की उनकी पेशगोई थी, और एग्जैक्टली वही सूरत हाल नजर आ रही है मुझे। चलें जी, अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे जो फैजाबाद के अंदर धरना जारी है उसका। जी नाज़रीन, खुशामदीद आपको कहते हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि फैज़ाबाद के अंदर तहरीक लब्बैक के ज़रिए तमाम धरना जारी है, और ये सब मुतालबात तो एक ही है उनका कि जी जो फ्रांस के सफ़ीर हैं उनको मुल्क बदर किया जाए, वापस भेजा जाए। और 1.5 साल पहले मुझे आज तक समझ नहीं, देखिए पहली बात ये बहुत सेंसिटिव सा इशू है, और ये सेंसिटिव इसलिए है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के सामने गुस्ताखी हुई। खादिम हुसैन रिजवी साहब का कोई और मुतालबा नहीं है। किसी ने नहीं कहा जाओ जाके फ्रांस में हमला कर दो, किसी ने नहीं कहा जहां बैरी बेड़े उठाओ और बंदूकें उठाओ और जाके, सबको पता है कि फ्रांस की अपनी अलग ममलिकत है। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत से हमारे तल्लुकात कशीदा हों तो हम उनका सफीर वापस भेज देते हैं और अपना सफीर भी बुला लेते हैं।
लेकिन एक जगह सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती होती है, पोस्टर लगते हैं, सब कुछ होते हैं, और हमारे पांव लरसते हैं। कोई मुतालबा है? इतने दिनों के बाद वो लेके वहां पहुंचे हैं। मुझे ये बताइए, फजल रहमान के धरने पे किसी ने लाठीचार्ज किया इस तरह जिस तरह यहां हुआ है? सिराजुल हक के किया? इसका पीडीएम का धरने, इमरान खान के धरने पे किया आपने? नहीं किया ना। पॉलिटिकल छोड़ दो यार कि वो शख्स मौलवी है, जो कुछ भी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने लाखों वोट लिए हैं, और ये मैं सच्ची बात बताऊं कि जिस तरह इमरान खान साहब इसको मिस हैंडल करने की कोशिश में हैं, ये बहुत बड़ी चिंगारी है जो सुलग सकती है। इसलिए कि वहां कोई शख्स अपने किसी जाति का, मैं सबको जानता हूं, बड़े करीब से मैंने उनको देखा, उन्होंने कोई शख्स जाति कर्ज कर नहीं किया। ये कहेंगे जो गुमराह किया हुआ है, मजहब को इस्तेमाल करते हैं, तुम नहीं करते रहे हो। जब पहला धरना हुआ था, इमरान खान ने किसका साथ दिया था? आसिया मसीह वाले धरने में इमरान खान ने किसका साथ दिया था? खादिम रिजवी का साथ दिया था। क्यों? इसलिए कि शायद खान अब्बास ही बैठा हुआ था ऊपर। उससे पहले धरने में आपने किसका साथ दिया था? इसका मतलब यह है कि आपकी शक्लें बदलती रहती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई है, और वो जो नारा लगाता है, मैं तो कांप जाता हूं। वो हदीस का नारा था जो चल रहा था कि मन सब्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्तुलू, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को गाली दे उसको कत्ल कर दो। हम कत्ल की हैसियत में नहीं है। अब एम्बेसी तो चलती रहेगी खान साहब, सफीर बाबा, आपकी एम्बेसी इंडिया की चल रही है ना, यहां भी चल रही है, वहां भी डिप्टी चार्ल्स डी अफेयर चलाएगा ना। आप अलामतन एक सफीर को नहीं वापस भेज सकते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी बेहुरमती के बावजूद। फ्रांस के रहने वाले तो चुप हो गए, उन्होंने तो कर लिया। मैं अपने मुल्क में बैठ के, और दूसरा उनका बाइकाट का, वहां बाइकाट कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं। वो तो आप ना भी ऐलान करें तो कोई मसला नहीं है। हाँ, किसी के मैं भी कोई फ्रांस की खुशबू नहीं लगाता, वहां लगाने वाला, और नहीं लगा, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी वो खुद ही फ्रांस का नाम पढ़ के पीछे हट जाएगा। खादिम रिजवी साहब से एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है नूरुल हक कादरी साहब की सदारत के अंदर, बाकी उलमाए कराम भी हैं। आपको कोई रोल अदा करने के लिए कहा जाए तो आप क्या उनसे मैं तो हाजिर हूं, लेकिन मुझे हुकूमत तो बताए तो सही कि क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई मुझे ये बताए कि एहतजाज के तौर पर सफीर को वापस भेजना कौन सी बहुत बड़ी आफत है भाई? कौन सी क़यामत टूटेगी? क्या फ्रांस पाकिस्तान की इमदाद बंद का आना पाकिस्तान को नहीं देता वो? क्या फ्रांस पाकिस्तान के शहरियों को भेज देगा? कितने पाकिस्तान के शहरी वहां पर? सारे वहां पर नेशनल्स हैं। वहां तो अलजज़ायर के लोग बैठे हुए हैं, वहां तो ट्यूनिस के लोग बैठे हुए हैं, वहां तो मोरक्को के लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के शहरी तो ऐसे हैं कि पूरे पेरिस शहर के अंदर पाकिस्तानियों के जितने होटल हैं उनके ऊपर इंडियन कुजीन लिखा हुआ है। सिर्फ एक शख्स का होटल था मुबशर का, उसने पाकिस्तानी कुजीन लिखा हुआ था। इतने ये लोग हैं, इनके लिए तो हम नहीं मरते हुए हैं वहां पर। वो तो जो कंप्रोमाइज करके बैठे, उनको क्या कर लेगा फ्रांस? लेकिन नहीं, मसला यह है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो कहेंगे, ओ खान साहब, यू सरेंडर्ड बिफोर अ मौलवी। ओ भाई, तो मौलवी के पीछे नमाज भी ना पढ़ा करो, मौलवी का हाथ से अपने बेटे के कान में अजान भी ना डलवाओ, मौलवी के सामने जनाजा ना रखो। यू सरेंडर्ड बिफोर अ मौलवी। वो श्री मुजारी साहबा बोल रही होंगी, कोई और 3-4 लोग बोल रहे होंगे, लुक एट दिस मौलवी। पहली बात, ये बहुत सेंसिटिव सा इशू है, और ये सेंसिटिव इसलिए है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के सामने गुस्ताखी हुई। खादिम रिजवी साहब का कोई और मुतालबा नहीं है। किसी ने नहीं कहा जाओ जाके फ्रांस में हमला कर दो, किसी ने नहीं कहा जहां बैरी बेड़े उठाओ और बंदूकें उठाओ और जाके, सबको पता है कि फ्रांस की अपनी कलेजा ममलिकत है। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत से हमारे तल्लुकात कशीदा हों तो हम उनका सफीर वापस भेज देते हैं और अपना सफीर भी बुला लेते हैं। लेकिन एक जगह सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती होती है, पोस्टर लगते हैं, सब कुछ होते हैं, और हमारे पांव लरसते हैं। कोई मुतालबा है? इतने दिनों के बाद वो लेके वहां पहुंचे हैं। मुझे ये बताइए, फजल रहमान के धरने पे किसी ने लाठीचार्ज किया इस तरह जिस तरह यहां हुआ है? सिराजुल हक के किया?
इसका पीडीएम का धरने, इमरान खान के धरने पे किया आपने? नहीं किया ना। पॉलिटिकल छोड़ दो यार कि वो शख्स मौलवी है, जो कुछ भी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने लाखों वोट लिए हैं। और ये मैं सच्ची बात बताऊं कि जिस तरह इमरान खान साहब इसको मिस हैंडल करने की कोशिश में हैं, ये बहुत बड़ी चिंगारी है जो सुलग सकती है। इसलिए कि वहां कोई शख्स अपने किसी जाति का, मैं सबको जानता हूं, बड़े करीब से मैंने उनको देखा, उन्होंने कोई शख्स जाति का रस नहीं किया। ये कहेंगे जो गुमराह किया हुआ है, मजहब को इस्तेमाल करते हैं, तुम नहीं करते रहे हो। जब पहला धरना हुआ था, इमरान खान ने किसका साथ दिया था? आसिया मसीह वाले धरने में इमरान खान ने किसका साथ दिया था? खादिम रिजवी का साथ दिया था। क्यों? इसलिए कि शायद खकान अब्बास ही बैठा हुआ था ऊपर। उससे पहले धरने में आपने किसका साथ दिया था? इसका मतलब यह है कि आपकी शक्लें बदलती रहती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई है, और वो जो नारा लगाते हैं, मैं तो कांप जाता हूं। वो हदीस का नारा था जो चल रहा था कि मन सब्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्तुलू, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को गाली दे उसको कत्ल कर दो। हम कत्ल की हैसियत में नहीं है। अब एम्बेसी तो चलती रहेगी खान साहब, सफीर बाबा, आपकी एम्बेसी इंडिया की चल रही है ना, यहां भी चल रही है, वहां भी डिप्टी चार्ल्स डी अफेयर चलाएगा ना। आप अलामतन एक सफीर को नहीं वापस भेज सकते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी बेहरमती के बावजूद। फ्रांस के रहने वाले तो चुप हो गए, उन्होंने तो कर लिया। मैं अपने मुल्क में बैठ के, और दूसरा उनका बाइकाट का, वहां बाइकाट कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं। वो तो आप ना भी ऐलान करें तो कोई मसला नहीं है। हाँ, किसी के मैं भी कोई फ्रांस की खुशबू नहीं लगाता, वहां लगाने वाला, और नहीं लगा। जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी वो खुद ही फ्रांस का नाम पढ़ के पीछे हट जाएगा। खादिम रिजवी साहब से एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है नूरुल हक कादरी साहब की सदारत के अंदर, बाकी उलमाए कराम भी हैं। आपको कोई रोल अदा करने के लिए कहा जाए तो आप क्या उनसे मुताबिक? मैं तो हाजिर हूं, लेकिन मुझे हुकूमत तो बताए तो सही कि क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई मुझे ये बताए कि एहतजाज के तौर पर सफीर को वापस भेजना कौन सी बहुत बड़ी आफत है भाई? कौन सी क़यामत टूटेगी? क्या फ्रांस पाकिस्तान की इमदाद बंद का आना पाकिस्तान को नहीं देता? वो क्या फ्रांस पाकिस्तान के शहरियों को भेज देगा? कितने पाकिस्तान के शहरी वहां पर? सारे वहां पर नेशनल्स हैं। वहां तो अलजजायर के लोग बैठे हुए हैं, वहां तो ट्यूनिस के लोग बैठे हुए हैं, वहां तो मोरक्को के लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के शहरी तो ऐसे हैं कि पूरे पेरिस शहर के अंदर पाकिस्तानियों के जितने होटल हैं उनके ऊपर इंडियन कुजीन लिखा हुआ है। सिर्फ एक शख्स का होटल था मुबशर का, उसने पाकिस्तानी कुजीन लिखा हुआ था। इतने ये लोग हैं, इनके लिए तो हम नहीं मरते हुए हैं वहां पर। वो तो जो कंप्रोमाइज करके बैठे, उनको क्या कर लेगा फ्रांस? लेकिन नहीं, मसला यह है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो कहेंगे, ओ खान साहब, यू सरेंडर्ड बिफोर अ मौलवी। ओ भाई, तो फिर मौलवी के पीछे नमाज भी ना पढ़ा करो, मौलवी का हाथ से अपने बेटे के कान में अजान भी ना डलवाओ, मौलवी के सामने जनाजा ना रखो। यू सरेंडर्ड बिफोर अ मौलवी। वो श्री मुजारी साहबा बोल रही होंगी, कोई और 3-4 लोग बोल रहे होंगे, लुक एट दिस मौलवी। नोट के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।